अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास मैट्रिक का फेल्ड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 14 करने जा रहे हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी होगा। यानी कि अगर इसको हम उर्दू वर्जन देखें तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हदाइफ। और इस टॉपिक को करने से पहले हमने ये चेक करना पड़ेगा कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बहुत पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की थी वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर की थी। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स के हिसाब से, माशियत के हिसाब से जो हमने अपनी तब्दीली कुछ की थी और कुछ कंपनीज़ को हमने प्राइवेटाइज़ किया था। और उस प्राइवेटाइजेशन के बाद हमारे पास जो मेन पॉइंट्स आए थे हमने उसको डिस्कस किया था, जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में और शौकत अज़ीज़ के दौर में हुआ था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर करें। आज के टॉपिक जो है वो ऑब्जेक्टिव्स है, और ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है हदाइफ। लेकिन हदाइफ को समझने से पहले जो हमारी खारजा पॉलिसीज़ हैं उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, यानी कि खारजा पॉलिसी की तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो हम अगर आसान लफ्ज़ों में देखें तो किसी भी मुल्क, कोई भी मुल्क हो सकता है जिसके अपने ताल्लुकात होते हैं, रिलेशंस होते हैं दूसरे ममालिक के साथ, जो इंटरनेशनली होते हैं। और इंटरनेशनल का मतलब बैन अक़वामी में चले गए, और वो सारी चीज़ें जो उनके उसूलों में और उनके हदाइफ में हैं उसी से बेनिफिट हासिल करते हुए। देखो, एक आपको चीज़ बता रहा हूँ, बेनिफिट यानी कि बेनिफिट का मतलब क्या, नफ़ा। वो नफ़ा किसके लिए होता है? अपनी रियासत के लिए। दोनों मुल्क अपनी अपनी लोगों के लिए, अपनी अपनी रियासत के हिसाब से वो सारे जो ताल्लुकात होते हैं उनको जो कायम करती हैं, और कायम करने के बाद उनके अंदर एक बना देती है पॉलिसी, यानी कि प्लानिंग। अब प्लानिंग, अब आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं मनसूबाबंदी है। ये कहीं 5 साल भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है। जितना वो अरसा चाह रहे हैं, जितना वो काम करना चाह रहे हैं, जितनी वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपनी ताल्लुकात को कायम रखना चाह रहे हैं, उसी के हिसाब से उनके प्रिंसिपल्स और उनके ऑब्जेक्टिव्स उसी पॉलिसी का हिस्सा बन जाते हैं, उस प्लानिंग का। और जब प्लानिंग का हिस्सा बन गए तो उसको हम फिर क्या बोलते हैं? फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि ये 2 मुल्कों में के दरमियान भी हो सकता है, 10 मुल्कों के दरमियान भी हो सकता है, पूरी दुनिया के हिसाब से भी हो सकता है। अब वो आपके ताल्लुकात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ताल्लुकात अपने हिसाब से, अपने मुल्क के हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। अब इसी के बाद जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने हदायफ हैं खारजा पॉलिसी के। यानी कि उनके जो फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से पाकिस्तान के और दुनिया के हिसाब से बहुत फ़र्क है। हम पाकिस्तान के हिसाब से अपने इलाके, अपने रीजन, अपने ख़त्ते, अपने रियासत के हिसाब से खारजा पॉलिसी को तय करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान एक पहले मुस्लिम मालिक है तो हम मुस्लिम मालिक के पास पहले जाएंगे एज अ भाई, एज अ ब्रदर के तौर पर। फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग साउथ एशिया में हैं। जब साउथ एशिया में हैं तो ये हमारे इर्द गिर्द के जो पड़ोसी ममालिक हैं, जो हमारे पड़ोसी होते हैं, उनसे हमारे ताल्लुकात फिर अच्छे होंगे। क्योंकि हम लोग यही चाहेंगे कि जैसे एक आम घर का एक रुझान होता है कि अपने रिश्तेदारों के बाद हम लोग जब भी ताल्लुकात कायम करते हैं सबसे बेहतरीन तो अपने पड़ोसियों से करते हैं। अब वो पड़ोसी किस तरह का है, कैसा है, उसका लहजा कैसा है, उसका एसेंट कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये हम उसके मिलने के बाद ही तय करते हैं। हम उससे पहले फ़ौरन तय नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे चारों अतराफ़ में अलग अलग ममालिक हैं। जैसे अगर हमने देखा चाइना भी है, अफ़गानिस्तान भी है, ईरान भी है और इंडिया भी है। हम इनके ताल्लुकात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ को भी तय करते हैं। अब ये हो गई आपके पड़ोसी ममालिक, नेबरिंग कंट्रीज़। और फिर सबसे अहम बात हो आती है, वो आते हैं आपकी यूरोपियन कंट्रीज़। फिर दूर दराज के जितने हमारे रिश्तेदार होते हैं जिनका हमें कुछ पता नहीं होता कभी कभार, हम उनके भी ताल्लुकात कायम कर रहे होते हैं। हम बोलते हैं ना वो नानी के फुप्पो की बेटी का कहीं ये ऐसा कुछ जो रुझान चलता है ना, तो ये भी ताल्लुकात में ही आता है। तो कहीं ना कहीं से उठकर आ जाते हैं। तो वही बात होती है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में हमारे जिस तरह के बोलते हैं ना ताल्लुकात कायम हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो एशिया में। अब एशिया के हिसाब से उसमें भी कहीं दूर दराज के कहीं ना कहीं ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। जैसे हमारे अज़रबैजान के साथ हैं, कज़ाकिस्तान के साथ हैं, किर्गिस्तान के साथ हैं, ठीक है ना। इसी तरह तुर्कमेनिस्तान के साथ हैं, ताजिकिस्तान के साथ हैं। अब ये जितने ममालिक हैं ये एशिया के हैं। लेकिन ये वो बात आती है कि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे तयन कर रहे हैं। अगर हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स का, जिस तरह फॉरेन पॉलिसीज़ का हमने अपने हदायफ को पूरा करना है, तो हमें सारी ममालिक के साथ थोड़े थोड़े अच्छे ताल्लुकात कायम करने ही हैं। बीइंग एज अ नॉट अ मुस्लिम कंट्री, बीइंग एज अ नॉट अ साउथ एशियन कंट्री, बीइंग एज ओनली कंट्री, एज अ कंट्री के हिसाब से हमने अपने ताल्लुकात कायम करेंगे तो हम लोग उतनी ही डेवलपमेंट, उतनी ही प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे। अब उस ऑब्जेक्टिव में अगर पहले देखा जाए तो हमारे पास जो पूरा चार्ट आपके सामने दिख रहा है कि पहला जो आता है वह टेरिटोरियल और सॉवरेनिटी सिक्योरिटी आती है, इलाक़ाई खुद मुख्तार सलामती, फिर आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव, नज़रियाती मकासद,
फिर डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल ट्रेंड्स, और फिर लास्ट में कल्चरल इनरिचमेंट। अब इनको एक एक करके हम समझते हैं कि हमारे पास ये जो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पाकिस्तान अपना ही रहा है। अगर देखा जाए तो पहला हमारे पास आता है टेरिटोरियल। अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया कि हम लोग जब भी कोई फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो अपनी सिक्योरिटी को, अपनी हिफाजत को रखते हुए जितने भी बॉर्डर्स हैं या आज़ादी है, इक़्तिदार है, उसके हिसाब से हम लोग पूरी दुनिया को देखते हैं और उसी के हिसाब से फिर हम लोग अपनी ज़रूरतों को तय करते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर उसको सेफ़ और सिक्योरिटी में लेकर आते हैं। अब वो नेशनल सिक्योरिटी भी हो सकती है। नेशनल सिक्योरिटी में अगर देखा जाए तो रिलेशंस हमारे फॉरेन होते हैं और उसमें हम लोग पहले अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को देखते हैं, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज़ में से जितने भी अगर हमारे ताल्लुकात ख़राब होंगे तो हम लोग को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ा हमारा जो हदफ है, जो हमारा सबसे बड़ा राइवल है, वो इंडिया है। अब इंडिया एटॉमिक ब्लास्ट करता है, फ़र्ज़ कर लें एटॉमिक ब्लास्ट करता है, तो वो सबसे ज़्यादा नेशनल सेफ्टी यानी कि जो कौमी महाज का सबसे अहम रुझान पाकिस्तान के ऊपर आ जाता है और पाकिस्तान उसके रिटर्न में भी क्या करता है, एटॉमिक ब्लास्ट। तो अब दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं और यही वो एविडेंस है पाकिस्तान के एटॉमिक पावर की। अब एटॉमिक पावर से यूनाइटेड नेशंस का चार्टर हमने अपनाया और अपनाने के बाद फिर वर्ल्ड से साथ हमने उस ताकत के बिहाफ पर अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को अपनाना शुरू किया। अब उस फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से हमारा जो मेन अब आता है इलाके के हिसाब से आता है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी अब हम लोग दे रहे हैं, महफूज हैं। महफूज के लिहाज से हम लोग ये हैं कि पाकिस्तान इज़ द ओनली इस्लामिक कंट्री हु हैव द एटॉमिक पावर। अब एटॉमिक जो बॉम्ब है वो हमारे पास ही है और हमारे पास इसके अलावा जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो असल मैटर रखते हैं, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी टोटली 50% जो डिपेंड करती है वो इकोनॉमिक पावर पर डिपेंड करती है कि आप लोग माशियत के हिसाब से कितना तेज़ हैं। क्योंकि बेटा देखो, याद रखना 10 ममालिक मिलकर एक मुल्क पर हमला भी कर सकते हैं, उनके ताल्लुकात कायम हैं, उनको चाह रहे हैं कि हाँ यहाँ पे सारा डिफ़ॉल्ट सिस्टम है, यहाँ पे कोई तरक्की नहीं हो रही है, तो वो सब मिलकर हमला भी कर सकते हैं ममालिक के ऊपर। और इसकी एक मिसाल दूं तो 4 ममालिक ने मिलकर एक मुल्क के ऊपर हमला किया था, दैट इज़ नोन एज व्हाट, इराक। अब इराक के ऊपर 4 ममालिक ने मिलकर, अमेरिका तो पहले सामने आया, लेकिन जब इराक वॉर हुई तो उसमें 4 ममालिक साथ मिलकर उसमें हमला कर रहे थे। और आज पूरे के पूरे तेल के कुएं जो इंटेलेक्चुअल्स, एनालिस्ट सब लिखते हैं, तो वही सारी बातें आज इराक पे इम्प्लीमेंटेशन होती है। क्यों? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत कमज़ोर थी, वीक थी। अब यही सबसे बड़ी बात थी। फिर दूसरी सबसे अहम चीज़ जो आती है पाकिस्तान के हिसाब से वो आता है आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स, नज़रियाती हदाइफ। अब नज़रिया पाकिस्तान को क्या, नज़रिए के ऊपर बनी हुई मुल्क है और उसका जो पूरा कवानीन है वो भी नज़रिया बेस पर है, बुनियाद पर है, इस्लामी बुनियाद पर है। आपने नोट करा होगा कि इस्लामिक बेस है हमारी, तो पाकिस्तान का मेन ऑब्जेक्टिव जो फॉरेन पॉलिसी में आता है वो आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स पर आता है। और हम लोग पहले ताल्लुकात किससे साथ कायम करेंगे, भाइयों के साथ, बीइंग एज अ ब्रदर्स। तो इस्लामिक वर्ल्ड के साथ हमारे ताल्लुकात सबसे पहले बेहतरीन होंगे। हमने पहले अपने आप को सिक्योर किया, फिर हमने अपना ताल्लुकात शुरू किया, कहाँ से, प्रोटेक्शन कहाँ से शुरू किया, अपने नज़रिए से। और जब हम लोग प्रोटेक्शन जब अपने नज़रिए से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले वेल मेंटेन्ड रिलेशंस जो हम लोग हमेशा चाहेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ, जो मैंने लिखा हुआ भी है हमेशा के लिए, ठीक है ना। और उससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वैसे ही मुसलमान भाइयों के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए वो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस और इकोनॉमिक कॉपरेशन में हमें जो सपोर्ट करेंगे सबसे पहले वो कौन करेंगे, इस्लामिक कंट्रीज़। और हम लोग मुसलमान हैं तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, जितने हमारे इश्यूज़ होंगे, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने का मौका मिल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि सारे मुस्लिम मालिक के पास अल्लाह ने तकरीबन सारे रिसोर्सेज दिए हुए हैं। हमारे पास तो ब्लैक गोल्ड भी है। अब ब्लैक गोल्ड मुसलमानों के पास है और उस ब्लैक गोल्ड को हम क्या कहते हैं, ऑयल। क्योंकि ज़्यादातर अरब कंट्रीज़ रिच हैं किस पे, इस ब्लैक गोल्ड से। और इस ब्लैक गोल्ड का सबसे अहम जो हिस्सा चाहता है वो कौन है, यूरोप। अब यही वो सारी चीज़ें हैं जो मुसलमानों को अल्लाह ने नेमत के हिसाब से दी हुई हैं। अब वो अलग बात है कि हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और वो क्यों नहीं कर पा रहे, आप फिर वही बात, सबसे बेहतरीन समझदार बच्चे हैं, आप ख़ुद देखते होंगे कि क्या क्या हो रहा है, तो इसको मुझे समझाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। बस ये बात है कि नज़रिए के हिसाब से हम लोग भी चल रहे हैं। अब नज़रिए के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर उसके बाद आता है डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिकल ट्रेंड्स। अच्छा, फाइनेंशियल का मतलब आप समझ गए कारोबारी लिहाज से और इकोनॉमिक माशियत के लिहाज से। अब फाइनेंशियली पाकिस्तान सबसे पहला जो उसका इकोनॉमिक ट्रेंड चलता है वो डिफेंस सिस्टम पे चलता है, क्योंकि हमारे चारों तरफ में
अलग अलग ममालिक है, तो हमने अपनी स्ट्रॉन्ग बेस करनी है किसके, डिफेंस की। और हमारा तकरीबन 70% जो हमारा रेवेन्यू होता है उस किस में लग जाता है, डिफेंस में। तो हम लोग अपनी डिफेंस के हिसाब से पहले आगे बढ़ेंगे इकोनॉमिकली, फिर उसके हिसाब से हम कोडर रिलेशंस यानी कि बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करेंगे पूरी दुनिया से। इसलिए यूएन में सबसे पहली पीस वर्ल्ड आर्मी जब भी इंक्लूड की जाती है वो किसकी की जाती है, पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान के हिसाब से इकोनॉमिक ट्रेंड्स इसी तरह बढ़ते हैं। फिर फ्री ट्रेड कॉन्सेप्ट और फ्री इकोनॉमिक और प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी पाकिस्तान में आपको मिलता है। और फिर इसके क्लोज कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। और वेस्टर्न कंट्रीज़ हमारे यहाँ के प्राइवेटाइजेशन करती है, निजकारियाँ करती हैं, फिर उसकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। और इन्वेस्टमेंट्स होने के बाद अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड भी अब पूरी नज़र रखता है पाकिस्तान के ऊपर। और इसी के बिहाफ पर जो हमारा सबसे अहम क्लोजली फ्रेंड है वो कौन है, चाइना। और चाइना हमें जितना सपोर्ट करता है हम उसी के हिसाब से फिर दूसरे मुस्लिम मालिक को भी सपोर्ट करते हैं। और इसी तरह हमारा फिर इकोनॉमिकल ट्रेंड्स चलना शुरू हो जाते हैं। और इसी में सबसे बड़ी मिसाल आती है आरसीडी रोड, रीजनल कॉपरेशन डेवलपमेंट रोड, जो ईरान से होते हुए तुर्की तक जाता है। यानी कि यूरोप को पूरा कनेक्ट कर देता है हमारा रोड किसके साथ, एशिया के साथ। पाकिस्तान से तुर्की और तुर्की से पाकिस्तान, तो यानी कि हर चीज़ हमने डेवलप में रखी हुई है, चाहे वो सी हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो एयर हो। तो हमने तीनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पीछे क्यों हैं वो अब आप समझ गए होंगे। एक लफ्ज़ बताया तो करप्शन, तो वो तो हर दुनिया के हर ममालिक में। तो अब आखिरी बात जो आती है वो कल्चरल इनरिचमेंट है। पाकिस्तान फुल ऑफ कल्चरल इनरिचमेंट पर है, क्योंकि हम लोग सारी तहजीबों को लेकर आए हैं एंड में पाकिस्तान बरे सग़ीर में। और जब बरे सग़ीर में पूरी दुनिया से होते हुए एंड में बरे सग़ीर की तरफ आए तो पूरा कल्चर और सिविलाइजेशन का, तहजीब का कॉन्सेप्ट इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ, जिसमें टॉलरेंस, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, मॉडेस्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट, करेज, ये सब चीज़ें हम लोग लेकर आए हैं। अब ये इस्लाम हमें दे रहा है लेकिन तहजीबों को एक कर रहा है, इंसाफ के साथ भी, बर्दाश्त के साथ भी, इंसानियत के साथ भी। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम के हिसाब से आती हैं। और यही चीज़ों को देखकर सारे ममालिक, पाकिस्तानी को नहीं, जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनके हिसाब से भी हमें सबसे अहमियत का रुझान बन जाता है। और पाकिस्तान में आपको सारी तहजीबों के जितने छोटे छोटे बेसिक हैं वो सब मिलेंगे। तो ये भी हमें फ़ायदा है। और जब हमें फ़ायदा है तो हम तुर्कों के साथ भी रह सकते हैं, हम अरबों के साथ भी रह सकते हैं, हम हिंदुओं के साथ भी रह सकते हैं, सराइकियों के साथ भी रह सकते हैं, ये सबके साथ रह सकते हैं। और यही हमारी प्रमोशन और प्रिजर्व का सबसे अहम ज़रिया है। और कल्चरल इस्लामिक स्टेट्स के हिसाब से, इस्लामिक ट्रूप्स जितने भी हैं सकाफ़त के हिसाब से, वो आज हम लोग भूल गए हैं। हम लोग अपने कल्चर को ख़ुद ख़त्म कर रहे हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं वापस से रिवाइव करने के लिए बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे उल्मा, बहुत सारे दानिश्वर वो सब काम कर रहे हैं ताकि हमारे अपनी सकाफ़त को बचा सकें। ख़ास तौर पे उर्दू। अब उर्दू लैंग्वेज यूरोप में भी सिखाई जा रही है, चाइनीज़ तो पहले ही सीख रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो उर्दू ज़बान कितनी अहमियत की ज़बान और कितनी पोलाइट ज़बान है। अब यूरोपियंस ने वहाँ पे डिपार्टमेंट भी खोल दिए हैं। अब ये वो चीज़ें जो हमारे को जोड़ रही हैं। अब ये वो क्या आ जाती हैं, रिलेशंस। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे अहम किरदार अदा करती हैं। और वही सारी जो ड्रेसिंग है, वही सारा कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तानियों के पास है, अब वो सारी ड्रेसिंग जो डिज़ाइनिंग है वो अब आहिस्ता आहिस्ता यूरोप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग को अपने आप को साबित करने की हैं। और हमारे ड्रेसेस ही सिर्फ यहाँ नहीं जाते यूरोप में, हमारे यहाँ ड्रेसेस एशियाज़ में भी जाते हैं। रशिया हो गया, तुर्कमेस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, आज़रबाईजान हो गया, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हो गई, ख़ास तौर पे अबाया। ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं आपकी किसके, फॉरेन पॉलिसीज़ को। और जब ये सपोर्ट करती हैं तो अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को हमने स्ट्रेंथ करना है, ना कि हमने उसे वीक करना हो। और जब हम इन चीज़ों को स्ट्रेंथ में ले जाएंगे तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ होंगी वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। और स्ट्रॉन्ग होने के हिसाब से हमारी दुनिया के हिसाब से पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो हमें सुनना ज़रूर शुरू कर देंगे, हमारी चीज़ों पे अमल करना भी शुरू कर देंगे। और अगर हम उन चीज़ों को ख़ुद ख़त्म कर दें वो एक अलग बात है। फिर हम जब उसकी अहमियत को नहीं समझेंगे तो दूसरा भी हमारी अहमियत को इतनी आराम से नहीं समझेगा। और फिर हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ सिर्फ पॉलिसीज़ ही रह जाएंगी, प्लानिंग, कोई उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, अमल दरामद नहीं होगा। तो इसलिए इस टॉपिक को समझाना लाजमी था। और अगर आपने नोट करा हो कि ये हमारे नेशनल के साथ इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। तो प्लीज़ अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और आपको कोई चीज़ अगर समझ में आ गई हो तब भी हमारे साथ शेयर करें। और हमारे इस
चैनल को, इस लेक्चर को उन बच्चों, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको उनकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।